नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में जहां एक और युद्ध की बात जब हो रही है तो मिडिल ईस्ट की चर्चा है, यूरोप की चर्चा है, लेकिन इस बीच में आप भूल जा रहे हैं कि इनसे पहले भी युद्ध थे। भारत पाकिस्तान के बीच थे और भारत और बांग्लादेश के बीच में लंबे समय से एक ऐसा विषय विमर्श चल रहा है जो कि शेख हसीना के भारत आगमन के बाद हुआ है। इस बीच में दुनिया भर से ध्यान हटाकर भारत बांग्लादेश का एक अपडेट आपके बीच में लेकर मैं हाजिर हूं। अपडेट यह है कि भारत ने बांग्लादेश से अपने जो उच्चायोग हैं या फिर जो अपने यहां पर कॉन्सुलेट ऑफिसेज हैं वहां पर तैनात परिवारजनों से, यानी कि जो हमारे अधिकारी हैं, उनसे कहा है कि आप अपने परिवारजनों को वापस इंडिया ले आइए। ऐसा कहते हुए भारत की ये जो खबर निकलती है ये अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बन जाती है कि क्या भारत बांग्लादेश के अंदर कोई कार्यवाही करने वाला है या फिर भारत बांग्लादेश के बीच के रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं, किसी को पता भी नहीं चला। राजनयिकों को किसी देश से निकलने की सूचना सबसे अंतिम सूचनाओं में मानी जाती है। भारत ने कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर जो कॉन्सुलेट ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी हैं उन लोगों को परिवार ले जाने की परमिशन नहीं दी हुई है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ सूडान, इराक है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए भी यह सूचना जारी कर देना अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाता है। बड़ी खबर बनता है, हेडलाइन बन जाता है कि भारत ने बांग्लादेश में रह रहे डिप्लोमेट्स से कहा है कि आप अपने परिवारजनों को वापस ले आइए। एक और अपडेट आता है कि वर्ष 2026 में, वर्ष 1996 में शुरू हुआ भारत बांग्लादेश के बीच में गंगा जल समझौता खत्म होने जा रहा है। 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। क्या ऐसे में भारत बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे को लेकर कोई अहम फैसला करेगा या फिर बांग्लादेश को सिंधु जल समझौते की तरह ही गंगा जल समझौते से अलग कर देगा? ये जानने वाली बात है। आइए शुरू करते हैं। भारत बांग्लादेश ने राजनयिक परिवार वापस बुलाए, ये खबर सबसे पहले बीबीसी में आई। बीबीसी ने इसके लिए लोगों से पूछताछ की। आधिकारिक रूप से किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की, तो उन्होंने और राजनयिकों से जा जाकर इस बात को पूछा कि क्या परिवारजनों के लिए यह आदेश था। तो बात निकल कर आई कि 1 जनवरी 2026 को सरकार ने डिप्लोमेट्स से परिवारजनों को वापस लाने के लिए कहा था और कहा था कि जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं वो 15 जनवरी तक बच्चों को लेकर के वापस आ जाएं। ऐसा कहते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि के बिना ही इन्होंने अपनी तरफ से ये खबर निकाली और जो कहीं ना कहीं सही पाई गई। इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? कारण जैसा आप सभी जानते हैं, शेख हसीना के भारत आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड किलिंग हो रही है। अल्पसंख्यकों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसमें घटनाओं का जिक्र लंबा पुराना है और उन सभी घटनाओं में बांग्लादेश सरकार लगभग मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। दीपू की मौत के बाद में अमृत मंडल की मौत होना हो, हिंदू बिजनेसमैन कोंकण चंद्र दास की मौत होना हो, इन सब की हत्याएं, मास किलिंग हुई है। इन सभी के साथ में बांग्लादेश के अंदर रिलीजियस आउटरीच के तहत अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के तहत मतलब टारगेटेड किलिंग की गई है। बांग्लादेश में लगातार इस तरह की घटनाओं के बीच में भारत ने अपना स्टैंड, क्योंकि बांग्लादेश का निजी मामला है, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भी बांग्लादेशी हिंदू हैं, उनके अपने देश के अपने मामले में भारत ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन भारत अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप की ये भारत के खिलाफ करने के लिए कि भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है तो यहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे तो सरकार को दर्द होगा, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो भारत ने अपने लोगों को वहां पर बाहर बुलाने का फैसला किया हो। ये एक प्रतिक्रिया भी हो सकती है और भारत की भविष्य को लेकर कोई रणनीति भी हो सकती है। इस पर मोहम्मद यूनुस का कहना था कि बांग्लादेश में तो हर साल ही 3 से 4 हजार लोग मरते ही हैं इस तरह की हिंसाओं में। उनमें से पिछली बार 645 ऐसे कम्युनल अपराध दर्ज हुए हैं और उनमें से 71 कम्युनल अपराध जो हैं, मतलब 675 45 अपराधों में से 71 ही हैं जो कम्युनल अपराध हैं। इनका ये डेटा देने का तरीका है। इन्होंने बाकायदा कहा कि बांग्लादेश इज वेरी मच नॉन, कि यहाँ तो 3-4 हजार मौत ऐसे ही हो जाती हैं। तो ऐसे में जब मौतें हो जाती हैं तो बोले हम तो यहाँ पर बस ये काम करने की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, बांग्लादेश के अंदर 71 मौतें ही कम्युनल मौतें हुई हैं, तो इनके लिए ये केवल एक नंबर है, यहाँ पर किसी की मौत से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण भारत का मानना यह है कि यहाँ पर फरवरी में इलेक्शन है और इलेक्शन में निश्चित ही शेख हसीना की पार्टी के लोगों को तो चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जा रहा है। ऐसे में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भारत के उच्चायोग, भारत के परिवारजन, जो उच्चायोग के परिवारजन हैं, उनको नुकसान ना पहुंचा दें, यह भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। इसी कारण से भारत ने अपने जो भी ऑफिसेज हैं उन अधिकारियों को भारत के लिए कहा हो कि आपका नॉन फैमिली पोस्टिंग कंसीडर किया जाएगा
यहां पर भारत के राजनयिक जो हैं वो चटगांव, खुलना, राजशाही और सिलहट में भी तैनात हैं। तो उच्चायोग ढाका के अलावा भी हमारे राजनयिक पद जिन 4 जगहों पर हैं, यहां से हम अपने जो उच्चायोग के अंदर काम करने वाले या फिर राजनयिक पदों पर काम करने वाले अधिकारी या फिर कर्मचारी हैं, उनके परिवारजनों को वापस बुलाने का आदेश दे चुके हैं, क्योंकि ये नॉन फैमिली पोस्टिंग में जगह डाल दी गई है। और नॉन फैमिली में भारत ने इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दक्षिणी सूडान को ऑलरेडी डाला हुआ है। तो एक तरीके से कहिए कि पाकिस्तान की श्रेणी में अफगानिस्तान को डाल दिया गया है। इस बात पर जब बांग्लादेश से सवाल पूछा गया कि साहब ये आप लोगों के लिए इस तरह की कदम है, क्या ये सही मानते हो, तो बांग्लादेश की प्रतिक्रिया वही थी कि भारत कुछ ज्यादा ही रिएक्शन दे रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं हो गया है। बांग्लादेश को ऑलरेडी अमेरिकियों ने पहले ही नॉन फैमिली पोस्टिंग में डाल रखा है। तो बांग्लादेश में वैसे भी बहुत सारे ऐसे राजनयिक हैं जो अपने बच्चों को लेकर या परिवारजनों को लेकर नहीं आते हैं। तो भारत ने इनके लिए बिल्कुल वैसा ही काम कर दिया है। खैर, बांग्लादेश के हालात जो भी हैं उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार हत्याएं जारी हैं और भारत की प्रतिक्रिया का अभी भी इंतजार चल ही रहा है। इन्हीं प्रतिक्रियाओं में एक प्रतिक्रिया जो हमने पाकिस्तान के साथ की थी सिंधु जल समझौता तोड़ के, वैसी प्रतिक्रिया अपेक्षित है गंगा जल समझौता तोड़ के। ऐसा क्यों कह रहा हूं? वर्ष 1996 में 30 साल पहले गंगा जल समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि गंगा नदी का पानी फरक्का बांध से हुगली नदी में और गंगा नदी में, क्योंकि गंगा नदी भारत के बाद बांग्लादेश में जाती है, तो यहां पर बटने के लिए फरक्का से डिसाइड होगा कितना कितना पानी कहां जाएगा। वर्ष 1996 में एचडी देवेगौड़ा सरकार ने तय किया था कि इस पानी का बंटवारा 35,000 क्यूसेक रहा करेगा। उसके नियम तय किए गए। कहा गया कि मार्च से लेकर मई के बीच में जब पानी कम होता है गंगा नदी में, तो फरक्का का पानी इस तरह छोड़ा जाएगा कि 35-35 हजार क्यूसेक जल दोनों देशों को मिलना सुनिश्चित रहे। अगर पानी कम भी हो जाए फरक्का में कभी, तो यह तय हो कि 10 दिन 35,000 क्यूसेक पानी इधर जा रहा हो और 10 दिन 35,000 क्यूसेक पानी उधर जा रहा हो। पानी की अगर मात्रा बढ़ती है तो बढ़ने पर आधा आधा ये जो जल 35,000 है ये तो मिनिमम रखा ही जाएगा। 70,000 क्यूसेक से ऊपर हो जाता है तो अधिक 35,000 से 40,000 तक का जो पानी है वो इंडिया रखेगा, और ज्यादा हो जाता है तो फिर वो बांग्लादेश को छोड़ दिया जाएगा। एक ऐसा समझौता हम लोगों ने वर्ष 1996 में किया था। अब ये फरक्का बांध कहाँ है, क्या है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर फरक्का डैम गंगा नदी पर बना हुआ है। जरूरत क्या थी? जरूरत यह थी कि गंगा नदी जब 2 भागों में बढ़ती है, हुगली और गंगा के अंदर, तो हुगली पश्चिम बंगाल से होते हुए कोलकाता तक आती है। हुगली नदी में ही वेस्ट बंगाल से चल के बहुत सारे बड़े जहाज कोलकाता पोर्ट तक चलकर आते हैं, यानी रिवर के अंदर चलते हुए पोर्ट तक चले आते हैं। लेकिन गंगा नदी अपने साथ, क्योंकि हिमालय की जो मिट्टी है वो भी अपने साथ लेकर चलती है, तो बड़ी मात्रा में सिल्ट लेकर चलती है। सिल्ट मतलब पानी के अंदर मिला हुआ जो गाद है वो लेकर चलती है, और वो गाद नदी की तलहटी में जमता चला जाता है। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि बड़े जहाज कोलकाता पोर्ट तक नहीं आ पाते, गाद में फंसते हैं। यह घटना हुआ करती थी, ब्रिटिश काल में भी रिकॉग्नाइज हुई थी। इसी का समाधान ढूंढा गया था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब पानी का जल स्तर कम हो, नदी का जल स्तर कम हो, तब नदी में तेज जल छोड़कर उस गाद को पश्चिम मतलब उसके अंदर बंगाल की खाड़ी में छोड़ दिया जाए। इसी के लिए एक डैम का योजना बनाया गया था जिसका नाम फरक्का डैम बना। तो ये जो फरक्का डैम है, इसी डैम ने आज तक कोलकाता पोर्ट को चालू रखा हुआ है। बाकी समय जब पानी मतलब मानसून के समय तो पानी वैसे ही खूब भर के रहता है, तो जहाज अंदर तक आ ही जाते हैं। लेकिन जो बाकी टाइमिंग है, जिस समय जनवरी से लेकर विशेष रूप से मई तक का समय, जब गंगा नदी का जल स्तर थोड़ा कम होता है, उस समय पर भी पूरे टाइम पानी बना रहे नदी में, इसके लिए फरक्का डैम का प्रायोजन किया गया था। और यह पानी चूंकि भारत रोक ले रहा था, बांग्लादेश भी इस पानी को पीता है, बांग्लादेश में भी ये पानी पहुंचता है, क्योंकि गंगा नदी 2 भागों में बंट जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी में जल समझौता किया गया था। अब गंगा नदी कहां से निकलकर कहां जाती है, ये तो आप लोगों ने मल्टीपल टाइम ज्योग्राफी में मुझसे सुना है, तो ये डिटेल जानकारी तो मैं आपको सारी वेबसाइट पर डाल के दे ही दूंगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैप के माध्यम से समझ लीजिए कि कुछ इस तरह से हुगली और पद्मा के अंदर गंगा नदी बटकर चल रही होती है। ये मल्टीपल टाइम डिस्कस हुई चीजें हैं कि फरक्का नदी, फरक्का डैम के बाद में हुगली नदी निकल जाती है कोलकाता की तरफ, पद्मा चली जाती है बांग्लादेश की तरफ, और इसी पद्मा में आकर के फिर मिलती है ब्रह्मपुत्र जानी जाती है वहां पर जमुना के नाम से। फिर ये पद्मा आगे बहती हुई जाती है और फिर मेघना नामक एक नदी से मिलती है, और फिर फाइनली बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी मेघना बनकर गिरती है। ये ज्योग्राफी में जनरली रटने वाली चीजों में से है। आपने मल्टीपल टाइम इस चीज को याद कर ही लिया होगा, अब तक आपको जानकारी हो ही गई होगी। तो फिलहाल के लिए फोकस हुगली नदी पर है, और हुगली नदी के लिए फरक्का बांध जरूरी है। फरक्का बांध का जो निर्माण है ये 1975 के अंदर शुरू हुआ था, और मतलब ये अल्टीमेटली इसी तरह से बनाया गया था कि भारत के अंदर हुगली नदी के अंदर जो हुगली नदी पर बना हुआ कोलकाता पोर्ट है ये पूरे टाइम चालू रहे। इसी के लिए
एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका नाम था सर आर्थर कॉटन। उनके सुझावों को मानते हुए इस फरक्का डैम का निर्माण किया गया था। फरक्का डैम के अंदर मतलब पानी के छुड़ाव के लिए 109 गेट बनाए गए हैं और उन 109 गेट से पानी का प्रबंधन समय समय पर किया जाता रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में इस बांध के पानी को लेकर कई बार पहले भी विवाद रहा है। समय समय पर ट्रीटियां होती रही, 71 में, 77 में, बीच बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब बड़ा अनिश्चितता का काल रहा, 87 से लेकर 96 तक। फाइनली 96 में जाकर भारत और बांग्लादेश ने तय किया कि चलिए जल बंटवारे को लेकर कुछ नियम बना लेते हैं। ये वो 1996 की आइकॉनिक तस्वीर है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जब बांग्लादेश गए तो बांग्लादेश के फाइटर जेट्स ने बकायदा उनको एस्कॉर्ट किया था, रेड कारपेट पर वेलकम हुआ था, बढ़िया गनवन चलाकर भारत के प्रधानमंत्री का वहां स्वागत हुआ था। शेख हसीना जी के द्वारा ये वार्म वेलकम किया गया था और इसमें तय हुआ था कि अगर 50,000 क्यूसेक से पानी कम है तब तो दोनों देश बराबर बराबर बांटेंगे अल्टरनेट डे पर। 70,000 से 75,000 है तो तय किया जाएगा कि पहले 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को दिया जाए, बचा हुआ पानी भारत को दिया जाए। 75,000 क्यूसेक से ज्यादा है तो 40,000 क्यूसेक भारत को दिया जाएगा, बचा हुआ पानी जो है बांग्लादेश को दिया जाएगा। तो बांग्लादेश को बराबर सा ट्रीटमेंट मिल गया था, इससे ज्यादा बांग्लादेश के लिए क्या हो सकता था। लेकिन अब ये ट्रीटी खत्म होने वाली है और ट्रीटी खत्म होते समय पश्चिम बंगाल को तो पहले ही पानी की स्कार्सिटी है। पश्चिम बंगाल तो पहले ही नाराज है कि हमें बिना पूछे ही समझौता कर लिया, जबकि पानी हुगली जो है वो गंगा वेस्ट बंगाल में बह रही है, तीस्ता भी वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में जा रही है और तीस्ता को लेकर के आजकल बांग्लादेश ज्यादा तेवर भी दिखा रहा है। तो जब पानी हमारे यहां से वहां जाता है तो फिर हम इसमें डिसाइडिंग फैक्टर क्यों ना बने। तो ऐसे में अब चूंकि बंगाल में इलेक्शन भी है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन भी है, पश्चिम बंगाल सरकार बार बार भारत सरकार से कहती आई है कि जल बंटवारे को लेकर के आप भारत का पक्ष ज्यादा क्यों नहीं रखते। 96 की ट्रीटी 2026 में खत्म भी हो रही है। तमाम वो कारक एक साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं। भारत बांग्लादेश के संबंध अच्छे भी नहीं है। ऐसे में एक साथ काफी सारे फैक्टर्स पाइल अप हो गए हैं। परिणाम की अपेक्षा है कि भारत सरकार सिंधु जल जैसा ही समझौता इनके साथ भी कर दे कि साहब पहले हम अपना पूरा पानी खुद का वसूलेंगे, बच जाएगा जो तुम्हें देंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार छोड़ेंगे, तुम्हें बताएंगे भी नहीं। कोई भी गंगा जल को लेकर के समझौता हम नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं होगा तो आपके पास नेगोशिएशन के लिए जब कुछ नहीं होगा तो दूसरा देश आपको क्यों गांठेगा। आज बांग्लादेश इतना आश्वस्त है भारत से कि अब भारत उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। समझौतों में बंधा हुआ है, भारत की मजबूरी है, नॉर्थ ईस्ट पहुंचना है, तमाम प्रकार की चीजें। अगर ऐसा ही है तो फिर मतलब जब तक आप टेबल पर नहीं हैं तब तक तो आप मेनू ही हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए अपेक्षा है भारत सरकार से, देखते हैं कि वो किस तरह से इस पूरे काम को करती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कोर्सेज और अगर आप ज्योग्राफी में से पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट ज्योग्राफी मैंने यूपीएससी और जीएस फाउंडेशन के हिसाब से, स्टेट पीसीएस फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ाई हुई है अपनी पाठशाला ऐप पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आप जाएं वहां पर कोर्स देखें और उस क्लास में जो पढ़ाया है वो पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में बुक्स में भी उपलब्ध है, आप उन्हें घर बैठे मंगा सकते हैं और कंटेंट आप क्लास में जो पढ़ाया गया उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी और भी पुस्तकें हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।